नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज महिला दिवस के अवसर पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल जेनेटिक्स में अपना नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शुभा फडके की। भारत में मेडिकल जेनेटिक्स के क्षेत्र की प्रमुख विशेषज्ञों में से आप एक हैं। पिछले 30 वर्षों से क्लिनिकल और प्रयोगशाला जेनेटिक्स में कार्यरत हैं और देश के पहले मेडिकल जेनेटिक्स कार्यक्रम को 1996 से आप चला रही हैं। आपने भारत में मेडिकल जेनेटिक्स की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है और 40 से ज्यादा मेडिकल जेनेटिसिस्ट को प्रशिक्षित भी किया है। आपकी विशेषज्ञता प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर डिस्मोफोलॉजी, जेनेटिक हेमेटोलॉजी और आपने इसके अलावा 10 नए सिंड्रोम्स की भी पहचान की है, जिनमें से 4 के लिए कारण बनने वाले जीन्स की भी आपने खोज की है। आपके मार्गदर्शन में नवजात स्क्रीनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जिससे हजारों बच्चों को सही समय पर जेनेटिक बीमारियों की पहचान और उपचार मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज मुझे ये आपके साथ बात करने के लिए सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी का सफ़र आपका कैसा रहा और किन मुश्किलात का आपने सामना किया एक महिला होने के तौर पर। यहाँ तक पहुँचने में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? लंबी बात जो पूछ रहे हैं तो छोटे से इसमें मैं कहना चाहूँगी कि योगायोग कहो या जो भी है, महिला है या लड़की है, इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत सहनी नहीं पड़ी। हम जो 4 बहनें हैं और कई छोटी जगह से भी आए हैं महाराष्ट्र के, हमारे घर में ऐसे कभी हमको लड़की है इसलिए कोई रुकावट नहीं थी और इसलिए हमको समझ में भी नहीं आया कि इतना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद पढ़ाई करने में भी हमको पूरा फ्रीडम था क्या करना है। शादी करने के बाद हस्बैंड के तरफ से भी कोई रुकावट नहीं थी, तो ये थोड़ा सा ऐसे लकी लड़कियां कम होती होगी। लेकिन साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि शादी होने के बाद में हमारे पति संजय गांधी पीजीआई में उनको लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसलिए आना चाहे उनके साथ में, फिर मैं भी साथ साथ पीछे आ गई। ये नहीं कहा कि मेरे करियर का क्या होगा। तो दोनों तरह से होता है कि फ्रीडम था, लेकिन कभी कभी मैंने थोड़ा सा बैक सीट ली। लेकिन ये बताना चाहूँगी कि मैंने फिर यहाँ आने से तब पता नहीं था क्या होगा, लेकिन यहाँ आने से आप देख ही रहे कि मुझे जेनेटिक्स में काम करने की चांस मिला और उससे जो भी मेरा करियर बहुत अच्छा हुआ। तो कभी ये भी मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है कि मैं अगर अड़ी रहती थी कि मुझे मेरा करियर को वहाँ पे कोई चांस नहीं है, मैं नहीं आऊँगी, तो हो सकता है मैं बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर देती थी। तो कभी कभी मैं मजाक में कहती हूँ कि पतिव्रता होना भी अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो घर भी संभाल रही हैं और अपने वर्क स्टेशन पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप इस चीज़ को आप कैसा देखती हैं? क्या वो आपको ओवरबर्डन नहीं लगती? बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि बार बार अब ये तो मैंने बहुत सालों में लगातार खुद के लिए देखा, सोचा। अभी मेरी जो विद्यार्थिनियाँ होती है उनके लिए भी मैं देखती रहती हूँ और पक्का क्या कहना है, कैसी उसका सॉल्यूशन है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये तो बहुत है कि बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और चैलेंज भी है, करना भी चाहिए, करना भी। लेकिन स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, मुझे ये बहुत आवश्यकता लगती है कि वो 5-10 सालों के लिए सरकार ने एक तो 6 महीने छुट्टी देते हैं और फिर चाइल्ड केयर लीव देते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी भी हमारे यहाँ पे वर्क प्लेस पे क्रैश की सुविधा बहुत नहीं है। और ऐसा अगर हो कि उस टाइम पे मतलब पार्ट टाइम काम करने की भी कोई सुविधा हो जाए, ताकि करना तो है, औरतों को सब कुछ करना है और कर सकती है, लेकिन ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें और थोड़ी सपोर्ट की वर्क प्लेस पे और परिवार भी, क्योंकि सब लड़कियां और औरतें मेरे जितनी लकी न हो, उनके घर में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा और उनको कोई मदद मिल जाती है कि और 1-2 साल छुट्टी मिले या पार्ट टाइम काम करने को मिले। और विशेषतः वर्क प्लेस पे क्रैश, ये अभी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। आप डॉक्टर साहब मेडिकल जेनेटिक्स जैसे जटिल क्षेत्र में हैं, पूरा दिन आई एम श्योर ऑक्यूपाइड होती होंगी, फिर फैमिली को भी देखना है। ऐसे में जो आपका मी टाइम है
जो मेरा वक्त है जिसको हम कहते हैं, वो कैसे निकालती हैं आप? हाँ, वो तो अब ये सब अभी बातें ज़्यादा होती है। पिछले 20 साल में जब हम लोगों के पास वक्त की बहुत कमी थी तब तो ये नहीं है। मुझे याद है कि मैं कोई भी टाइम टेबल लगा जब मैं विद्यार्थिनी थी, और बेटा होने के बाद मैंने एमडी भी किया, डीएम भी किया। तो जो टाइम टेबल जैसे यहाँ लगता था, मुझे पता है मेरा सेमिनार है, 15 दिन पहले ही मैं तैयार कर लेती हूँ थी। और मुझे खाना बनाने में रुचि भी है, मतलब तो इस वजह से करना भी पड़ता है, और सर्वेंट्स हो नहीं हो या तब भी। तो कई बार मेरा खाना बनाते समय भी सेमिनार बन जाता था, वॉक पे जाओ तब भी दिमाग में कुछ चलता रहता था। तो इस तरह से हो जाता है। और मी टाइम भी है कि एकदम थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा अपने चॉइस के हॉबीज़ कर लिए। मैं कभी कभी साड़ीज़ पे पेंटिंग करती हूँ, तो जो मन में आइडिया आती है इस साड़ी पे करना है, तो फिर रात को 10 बजे के बाद करो शुरू, बट एक बार दिमाग में तो काम कंप्लीट करना है। तो अपने लिए जो भी है, ट्रैवल भी करना है, फोटोग्राफी करनी है, तो ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो। ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि, लेकिन बीच बीच में जो मैंने कभी ये नहीं कहा कि बहुत काम है तो मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी, या घर के फंक्शंस के लिए बहनों के लिए नहीं जा पाऊंगी। तो भाग दौड़ करके थोड़ा थोड़ा निकालना है। जैसे मैं आपके इस वक्त ऑफिस में हूँ और बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर हैं। रेडियो की अपनी महदूद क्षेत्र होता है, इसलिए हम दर्शकों को और हमारे जो श्रोता हैं उनको दिखा नहीं सकते, लेकिन इन पेंटिंग से आपका लगाव के पीछे का क्या राज है और क्या खासियत है इन पेंटिंग्स में? बचपन से ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक था, तो बात करते करते ऐसे स्केच कर लो, लेकिन बहुत समय नहीं दे के उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं पाई। लेकिन फैब्रिक पेंटिंग में फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो साड़ियों को अपनी तरह से अलग बनाने के लिए तो मैं अब कई बार साड़ियों पे पेंटिंग कर लेती हूँ। और बाकी फिर छोटे मोटे कोविड टाइम पे मैंने सोचा था कि जब कोविड की ड्यूटी करी थी 15 दिन, तो रोज़ एक ड्राइंग करना है। कॉपी ले ली थी, रोज़ एक शब्द देते थे और उस शब्द को अनुसार उसके ऊपर ड्राइंग करो। तो ऐसे कुछ कुछ करते रहो अपने के लिए। और अभी इस टाइप से है कि आप कहीं कहीं दिखा भी सकते हैं, ऐसा शो करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ अच्छी चीज हो तो लगता है कि लोगों तो कोई देखे और कोई अच्छा कहे तो अच्छा भी लगता है। तो साफ दिख रहा है कि आपका प्रकृति के साथ बहुत खूबसूरत जुड़ाव है, और आपके ऑफिस में ये जो बर्ड्स हैं अलग अलग तरह की, इसका भी कलेक्शन है, इसका भी शौक रखती हैं आप फोटोग्राफी का? तो फोटोग्राफी और ट्रैवल दोनों एक दूसरे के साथ है। दूर भी ट्रैवल करते हैं, विदेशों में भी ट्रैवल करते हैं, वो भी फोटोग्राफी के एल्बम बनाती हूँ। लेकिन कई बार हम संडे को लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। लखनऊ में ही बहुत जगह है कि जहाँ पे बर्ड्स दिख जाते हैं, इंदिरा बाराज हो, RML पार्क हो, तो फिर वो संडे के भी कई बार लोग पूछते हैं इस संडे कहीं नहीं गई। तो वो छोटी छोटी, ऐसे कोई बहुत बड़े आर्ट पीसेस नहीं है, कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसी छोटी सुंदर जो चीज़ें कैप्चर करते हैं वो लोगों तक पहुंचती है। लोगों को भी 2 मिनट में अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये इस टाइप की मीडिया अच्छी तरह से इस्तेमाल करो तो आप कई लोगों के साथ शेयर कर सकती है, उनके अपनी दुनिया भी खूबसूरत हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या रहा? आपने कब डिसाइड किया कि आपको मेडिकल जेनेटिक्स में जाना है? मेडिकल जेनेटिक्स ने आपको चुना या आपने मेडिकल जेनेटिक्स को चुना? शुरुआत तो है मेडिकल जेनेटिक्स मेरे रास्ते में आया, जैसे मैंने बताया। डॉक्टर फटके रेडियोलॉजी, न्यूरो रेडियोलॉजी, तब भी वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रेनिंग किया था 1 साल। फिर जब यहाँ पे पता चला कि ये अस्पताल खुला है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया में कहीं पे भी यहाँ पे जैसे DSA, CT स्कैन, MRI लग रहे थे और कहीं थे ही नहीं। तो फिर हम नागपुर से ये सब देख के यहाँ पे दौड़ के आए। और मैंने कहा नहीं, अच्छा है तुम्हारे लिए, चलो चलो। और मैंने टाइम पास करके मेडिकल जेनेटिक्स में एक छोटे रिसर्च ऑफिसर का पार करने लगी। तब कोई मरीज भी नहीं आते थे, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन साल भर में राह देख रही थी कि मुझे पीडियाट्रिशियन की नौकरी मिल जाएगी, फिर हम दोनों का यहाँ पे सेटल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो कभी कभी ड्रामेटिक रहता है कि दिसंबर में के उसमें लास्ट में पीडियाट्रिशियन की जॉब भी मिल गई। यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ के लिए छोटा हॉस्पिटल है उसमें, और दूसरा था कि ये DM का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। नेचुरली किसी को पता ही नहीं था कि मेडिकल जेनेटिक्स क्या था, तो कोई अप्लीकेंट भी नहीं था मेरे अलावा। तो उसमें दोनों सिलेक्शन बिल्कुल एक दिन हाथ में आए।
और मैं बहुत इमोशनल वगैरह नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं हूँ। तो उसमें एक सेकंड नहीं लगा कि यार डीएम कर लेते हैं, जॉब को बाद में देखा जाएगा। अच्छा। जबकि परमानेंट जॉब एक बार मिलने से लाइफ कितनी सुधर जाती है। तो और तब तक मुझे नहीं मिला था कहीं कहीं, मैंने जब महाराष्ट्र में और जहाँ पे भी इंटरव्यू दिए थे जॉब नहीं मिला था, तो मुझे पता था कि परमानेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा। तो मुझे लगा कि वो निर्णय तो मेरा पूरी तरह था कि जेनेटिक्स करके देखेंगे। और बहुत मुझे जस्ट लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, तो आई थिंक ये बहुत नए नॉलेज की तरफ ले जाता था, ये भी होगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हर महिला की जिंदगी दो हिस्सों में देखी जाती है, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। दोनों बहुत मुख्तलिफ जिंदगियां हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कैसे सामंजस्य बिठाया वैवाहिक जीवन में, और क्या योगदान रहा आपके पार्टनर? सबका अनुभव अलग अलग होता है, सब व्यक्ति अलग होते हैं। मैं और डॉक्टर फटके और सब अलग तो सबका रहता है। शुरू में तो आपको शादी होती है तो सबको तो एक दूसरे पसंद होते हैं, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल चुपती भी नहीं है जी। थोड़ा सा तो फ़र्क होता है, धीरे धीरे आदमी एडजस्ट करता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मेरे को कोई भी चीज़ में हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं रही उनकी तरफ से। और शांत स्वभाव के हैं, तो उस टाइप का भी नहीं कि ये करो मैं तुम्हारा देख लेता हूँ, ऐसे पीछे पड़े जैसे मैं करती हूँ। लखनऊ जाना है कि चलो मैं जल्दी मतलब डिसीजन मेकिंग में, तो वो दूसरे के इसमें डिसीजन में इंटरफेयर भी नहीं करते। तो कभी कभी मुझे लगता था कि थोड़ा सा केयरिंग कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबका नेचर अलग होता है। और ये मैं कहूँगी उनका मेन कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सपोर्ट करो के बजाय कोई हिंड्रेंस नहीं, नथिंग। मैं विदेश गई, अब छोटे बच्चे को उन्होंने अकेले 3-4 महीने देख लिया। और उसमें हाँ ऐसा कोई नहीं कि मैं कर रहा हूँ, या नेचुरल टाइप है। जब एमडी भी कर रही थी तब भी शाम को घर आने के बाद में वो बच्चे को देख लेते थे, मेरी मदर के पास छोड़ दिया वगैरह, ऐसा नहीं। और करियर में हम डॉक्टर होने से थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह कभी कभी होता है कि पेशेंट्स के बारे में, उनके पेशेंट मेरे पेशेंट, MRI वो मेरे पेशेंट्स के मैं घर ले जाती हूँ, फटाफट देख लेते हैं। और सबको ये है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हर एक में फ़र्क रहता है। तो एक आपको बेसिक विश्वास है कि एक दूसरे के साथ में हम खुश रह रहे हैं, तब फिर छोटी छोटी चीज़ों को मैं कई बार बाकी इनको भी बताती हूँ कि लाइट क्यों बंद नहीं किए, पानी गर्म चलता रहा। मैंने कहा ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसके लिए आप बोल के दूसरे को दुखी करो। तो ऐसे, लेकिन ट्रैवल फिर धीरे धीरे हमको दोनों को समझ में आया कि अपने को ट्रैवल अच्छा रहा है। पहले मैं नैक करती थी, अभी नहीं चलो नहीं, अब वो पूछते 3-4 महीने हो गए तुमने कहीं कहा ही नहीं जाना है। इस तरह से है। और उनका काम बहुत सिंसियरली करते हैं, तो मैंने भी कभी नहीं कहा रात बेरात तुम्ही को क्यों जाना होता है। बट जैसे ही पेशेंट आएगा तो वो रात में एनजीओ करने जाएंगे, यहाँ रहते थे तब भी हमेशा। तो काम थोड़ा सा फ्रीडम एक दूसरे को देना भी होता है। इवॉल्व होते हैं कई। शुरू में तो 5-6 साल मुझे पता ही नहीं था कि उनको फ्लूट बजाना आता है और इंटरेस्ट है। फिर अब धीरे धीरे वो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे, तब हुआ। तो इवॉल्व होता है, सब रिलेशनशिप्स इवॉल्व होती है। मदद, एक दूसरे को सपोर्ट करो, फ्रीडम करो। और आजकल के ज़माने में कई हस्बैंड्स बहुत घर काम बच्चों को देखते हैं। और लेकिन कभी कभी ये भी है कि नहीं तो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेने देना चाहिए, तो क्योंकि आप ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा हो भी जाता है, तो थोड़ा सा असर्टिव भी रहना ज़रूरी है। एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात करें या फिर वकालत की बात करें, ये ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर परेशान लोग आते हैं और पूरा दिन उनकी परेशानियाँ सुनना, उनसे जूझना, आप रोते हुए देख रहे हैं, आप मौतें देख रहे हैं। इन सारी सिचुएशंस को आप कैसे ओवरकम करती हैं और कैसे
एक स्वस्थ मानसिक ये बहुत जीवन जो है ये वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब शुरू में मैं जब बच्चों के डॉक्टर भी थी तब भी इस टाइप के बच्चे ज़्यादा नहीं देखते थे कि जो मंदबुद्धि है, विकलांग है और एक एक घर में दो दो। तो शुरू में मेरी जब बृहस्पति को ओपीडी होती थी तो शाम को मैं इमोशनली ड्रेन्ड रहती थी, क्योंकि आप इस टाइप के सब प्रॉब्लम्स देखो कि जिनके कोई उपाय नहीं है। या तो धीरे धीरे एक तो आदत होती है, ऐसा बहुत प्रोएक्टिवली नहीं कुछ किया मैंने, लेकिन फिर लगा कि धीरे धीरे आप थोड़ा डिटैच वे में देखती है। मतलब ऐसा नहीं, एम्पैथी तो है, लेकिन ये भी अब सब होता है। फिर मैंने देखा लोग उसके साथ भी खुश रहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। तो इन सब से मैं भी सीखती गई, लेकिन उनसे जब बात करते हैं और उनको भी बाकी लोगों के अनुभव मैंने जो देखे उनसे, कि कई लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है हम इसी को देखेंगे, चाहे वो अगर हैंडीकैप भी है, विकलांग भी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, एक आध दूसरा बच्चा सही होने से थोड़ी आपकी पॉजिटिविटी आती है, इस बच्चे की देखभाल में भी मदद होगी और इस तरह से। तो बहुत मरीज़ों से बात करने के लिए, और फिर कई बार मरीज़ भी आते हैं और कहते हैं कि नहीं मैडम से मिलना है, तो बात करने से शायद उनको भी अच्छा लगता होगा। तो कई बार सुनने के लिए अपना कान देना, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो परिवार इस तरह से है। तो जाते समय कोई भी थोड़ा सा पहले आया था, उससे थोड़ा कम डिप्रेस्ड या खुश होके जाए, तो फिर धीरे धीरे हमको भी फिर पॉजिटिव आती इतना, और मदद भी होती है। कभी कभी होता है एक आध दिन सब मरीज आए और उनके लिए कोई कोई ट्रीटमेंट ही हो गया, सब पॉजिटिव रहा जी। लेकिन है ये विभाग और जनरल मेडिसिन का है, लेकिन दैट इज़ लाइफ। आज भी मेडिकल जेनेटिक्स जो है वो अनछुआ क्षेत्र है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। अगर आप ब्रीफ में बताना चाहें कि मेडिकल जेनेटिक्स क्या है और किस तरह से आप डाउन सिंड्रोम से बच सकते हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जेनेटिक्स, मेडिकल जेनेटिक्स मीन्स कि जो जेनेटिक बीमारियां है। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जेनेटिक बीमारियां और परिवार में होने वाले लाइक फैमिलियल, ये दोनों एक जैसा नहीं है। अच्छा। जेनेटिक बीमारियां मतलब गुणसूत्र या जीन्स, उनके जो कमी से, खराबी से बीमारियां होती है, वो जेनेटिक बीमारियां है। कई बार मतलब ज़्यादातर ऐसा परिवार में पहली बार होता है। कभी कभी होता है कि परिवार में और अन्य सदस्यों की बीमारी है, मतलब हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा हो। पहला भी आपके परिवार में सब स्वस्थ हो, तब भी कभी भी जब पेट में बच्चा आता है उसमें जेनेटिक बीमारी होने की संभावना 2 से 4% रहती है। तो उसमें से जो डाउन सिंड्रोम आप कह रही थी, तो 1000 बच्चों में एक बच्चा में डाउन सिंड्रोम होता है। 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें एक डाउन सिंड्रोम होता है। और ये थोड़े से मंदबुद्धि होते हैं बच्चे, अपनी अपनी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं लगता है कि ऐसा डिपेंडेंट बच्चा हो। और इस वजह से, और सबसे कॉमन है इसलिए ये तरीका है कि हम सबको जानकारी दे सकते हैं प्रेगनेंसी में 2-3 महीने में, कि एक माँ का एक ब्लड का आसान सा टेस्ट करा जाए, जिससे अंदाज आ जाए कि पेट के बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना अधिक है क्या। अच्छा। मतलब पक्का नहीं बताता है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं उसको। एक कहते हैं क्वाड्रपल टेस्ट और एक कहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। तो ये डबल मार्कर टेस्ट 12-13 हफ्ते में होता है, क्वाड्रपल टेस्ट 16 हफ्ते में होता है। और फिर उसमें जिसमें संभावना अधिक आई, 300 में एक या 250 में एक, तब उन लोगों को हम बताते हैं कि हम पेट में बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं निश्चित कर पाएंगे। तो उसके लिए पेट में एक सुई डालनी पड़ती है और वो सैंपल निकाल के बच्चे के गुणसूत्र देखे और 2-4 दिन में बता दे कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। माता पिता को तब तक निर्णय लेना होता है कि अगर डाउन सिंड्रोम हो तो इलाज उसका कुछ नहीं है। तो मंदबुद्धि बच्चा होगा और आपको नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं गर्भपात करके। तो इस वजह से डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग की हम जानकारी सबको देना चाहते हैं, और इसके लिए मैंने जानकारी पूर्वक वीडियो बनाए हैं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि लोग वो समझ ले और फिर निर्णय ले कि उनको डाउन सिंड्रोम से बचाने वाली टेस्ट करना है कि नहीं करना है। और पेट में सुई डालने का जो मैंने बताया वो कोई इतना डरावना लगता है नहीं,
2 मिनट लगते हैं और वो टेस्ट करने के में से ज़्यादातर बच्चे को कोई खतरा भी नहीं होता है। तो ये एक तरीका है। अब धीरे धीरे दूसरा उसका पहलू है कि बहुत से डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेनिंग के साथ। कुछ बच्चे काम करते हैं, शॉप्स में करते हैं, मिट्टी कैफ़े नाम के जो अब एयरपोर्ट पे कैफ़े होते हैं वो चलाते हैं डाउन सिंड्रोम या अन्य स्पेशल बच्चे। थोड़े तो शॉप्स में काम कर सकते हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन तब भी है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को आगे बढ़ाना एक पेरेंट्स के लिए चैलेंज है, तो उनको नहीं चाहिए। तो और स्पेशली अगर जिनको एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का है या और कोई भी मंदबुद्धि बच्चा है, तो उनके हम अगले बच्चे से बचाव के लिए बहुत जानकारी देते हैं। तो ये मेडिकल जेनेटिक्स एक तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में हुआ, लेकिन सिर से पैर तक आँख की, हार्ट की, लंग्स की, लीवर की, सब इसकी जेनेटिक बीमारियां हो सकती है। खून की जेनेटिक बीमारियां, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब उनके रोग के लिए प्रतिकार शक्ति कम होती है। आँखों का रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, स्किन के कई बीमारी है, पूरे छाले निकल आते हैं। तो ऐसी कोई भी बीमारी हो तो वो बच्चे को या परिवार के सदस्य को हम डिटेल में जांच कर सकते हैं। आजकल उनका वजह डीएनए में जो खराबी होती है वो पकड़ में आना, निदान पूरा होना, ये बहुत ज़रूरी है। कभी उसमें से इलाज की संभावना होती है, कभी बता सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल बीमारी है, अगले बच्चे में नहीं होने के लिए कैसे रोकथाम करना है। तो ये सेम है कि अगर हमको वजह पता चली तो कम से कम हम परिवार में अगले बच्चे में ये होने से रोकथाम कर सकते हैं। तो ये मेडिकल जेनेटिक्स का स्कोप है। SMA नाम की बीमारी देखा होगा, 16 करोड़ जीन थेरेपी है। तो कई बीमारियों के इतने महंगे या थोड़े कम महंगे बहुत इलाज भी है। तो निदान सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो इस तरह से अगर कोई बच्चे के कद कम है, दौरे पड़ते हैं, मंदबुद्धि है, बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो हम डॉक्टर्स को एजुकेट करते हैं कि वो ऐसे लक्षण वाले बच्चों को हमारे पास भेजे, ताकि क्योंकि हार्ट में दर्द हो रहा तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, दिख नहीं रहा तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन जेनेटिक बीमारी ऐसी कोई एक विशिष्ट ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, तो कौन सी, और फैमिली में अन्य लोगों को हो, कई लोगों को तो आएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां के परिवार में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। तो किसको जेनेटिक्स में जाना चाहिए, इसका निर्णय थोड़ा सा डॉक्टर्स को लेना पड़ता है, और उनको जानकारी अब धीरे धीरे है कि जेनेटिक, जैसे स्पेशली बहुत सीरियस बच्चा हो गया, जन्म होते बराबर सांस नहीं ले रहा है, तो बताया जाता है कि उसको कोई बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, सांस नहीं ली, उसके फेफड़े ठीक नहीं थे और फिर मर गया। फिर वो होता है कि वो ना बच्चे का कोई टेस्ट होती है, ना कोई ब्लड सैंपल रखा होता है। तो कई बार उनके ऐसा हो सकता है कि मतलब मांसपेशियाँ इतनी वीक है कि वो उसके कारण मायोपैथी कहते हैं। तो वो जन्म बाहर पेट में ठीक रहते हैं, जब मसल्स उसके रेस्पिरेशन के लिए नहीं काम कर पा रहे तो फिर वो मर जाता है। तो ऐसे कई वजह है कि जिसके लिए फिर दूसरे बच्चे में भी अगर ऐसे हो गया, तो इस वजह से आवश्यक है कि कोई बच्चा बहुत बीमार हो जन्म होते बराबर या इवन मृत हो गया, उसकी भी जांच करनी चाहिए। उसका ब्लड सैंपल या जो नाभि का कॉर्ड का हिस्सा रखा जाता है। ऐसे कई तरह से मदद हो सकती है परिवारों को कि ये बीमारियाँ, बाहर से होठ कटा हो, उंगलियां ज़्यादा हो, वो तो जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स होते ही है, उनको भी जांच करनी चाहिए, भेजना चाहिए जांच के लिए। मृत बच्चों की भी विशेषता हमने कहा, ताकि अगले बच्चे के लिए हम सही राय दे पाए। आपकी ज़िंदगी में आपने जिस तरह की कामयाबी हासिल की है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंस्पिरेशनल शख्सियत अगर हम कहें तो कौन रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत अलग अलग लोगों से सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीखते रहने की इच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कि ऐसे पूछते तो हमारे जो मैं MBBS MD कर रही थी तब कुछ टीचर्स थे कि बहुत
इतना मतलब तब क्लिनिकल सब कुछ था, इतने टेस्ट नहीं थे, बारीकियों से देखना, ये करना, और फिर पेशेंट्स के लिए कमिटमेंट, गरीब भी पेशेंट ज़्यादातर तो मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। फिर हमारे जो डॉक्टर एस अग्रवाल सर थे जिन्होंने ये डिपार्टमेंट खोला, तो विजनरी थे। अभी मतलब ज़्यादा कहती हूँ, तब तो कई बार उनसे बहुत डिस्कशंस, कम झगड़े होते थे कि ये क्यों वो क्यों, लेकिन उनको तब का नज़रिया था कि 40 साल पहले लगना कि ये होना चाहिए। तो उनका भी अल्गोरिथमिक थिंकिंग और बहुत एविडेंस साइंटिफिकली काम करने का तरीका। मेरे हस्बैंड बहुत शांत है, उनको मतलब कितना हम जो एक्साइट होते हैं हर चीज़ में, तो इस तरह से ऐसे हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा वो देखते हैं और करते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे पेशेंट्स हमारे होते हैं और उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे हम कई सीखते हैं, उनके कोपिंग स्ट्रैटेजीज, और उसके बावजूद उनका तो जो हम पेशेंट्स के लिए जेनेटिक काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रीटमेंट अगर हो नहीं हो तब भी, तो ये जो इसमें प्रोसेस में हम जो बात करते हैं मरीजों से, वो बात करने से जो भी सेंसिटिव होगा वो दूसरे के मन का देख सकता है। तो ऐसे हज़ारों लोगों के जो अनुभव मेरे मन में है, और उनसे मैंने देखा है, उनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स देखी है और उनसे कम्युनिकेशन सीखा है। तो मुझे लगता है वो कई लोग जो स्पेशली पेशेंट्स और पेशेंट्स के माता पिता और सहयोगी, इनसे भी बहुत सारा सीखा हुआ है। और ये मैसेज मैं सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रोज़ शाम को एक आध मरीज़ के बारे में जब याद आती है कि आज का उनका अप्रोच रहा अच्छा, कभी कभी बुरा, कभी हस्बैंड वाइफ के, तो इस टाइप से बहुत सी चीज़ें। डॉक्टर साहिबा, भारत की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ की आबादी के हम करीब हैं। ऐसे में ये जो हमारा मेडिकल का प्रोफेशन है, ये ओवरबर्डन है। आप अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए, मतलब मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, आपने ढेर सारे काम निपटा दिए हैं, लेकिन ये जो चेहरे की रौनक है, ये जो चमक है, इसको कैसे मेंटेन रखती हैं आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज स्पेशली मेरे एज में सबको देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जैसे तब हमारे यहाँ बताया था पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। मैं पढ़ाई अच्छे से कर भी पाती थी, तो फिर कभी लगा ही नहीं कि और कुछ करना है। कभी कभी था कि क्लास कैप्टन है, इसलिए बिल्कुल ज़बरदस्ती है कि कम पढ़ रहा है, इसलिए मैंने कभी कभी किसी गेम में पार्ट लिया, लेकिन बहुत बुरा मेरा परफॉर्मेंस रहता था। मतलब खो खो में आधे 10 सेकंड में आउट हो जाओ टाइप। लेकिन कभी तभी मुझे लेट पता चला कि इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज का, फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज करने लगी, फिर जॉगिंग शुरू किया, तो अभी कम हुआ है, लेकिन 10 साल तक या पहले मैं पूरे पीजीआई को एक पूरा राउंड करके करती थी। ठंड वंड में भी ना, कि तो ठंड में तो और अच्छा लगता है कि जैसे ही बाहर जाओ, जॉगिंग कब है तो स्वेटर बिना पहने भी, क्योंकि बाद में तुरंत फुर्ती आ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बढ़ा। और फिर करीबन पिछले 20-22 साल से तो समर में रेगुलर स्विमिंग करती हूँ। ये मुझे फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए अच्छी लगी कि इसमें किसी से कंपटीशन नहीं है। बैडमिंटन वगैरह खेलूँ तो शायद मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो और फिर मैं खुद को इतना वो नहीं कर पाऊंगी कि करना चाहिए। तो ये इस टाइप के एक्सरसाइजेस करो जिसमें योग और मेडिटेशन की तरफ भी आप इंक्लाइंड हैं? इतना नहीं है मुझे शायद लगता है, शायद थोड़ा सा हेक्टिक चीज़ें मुझे ज़्यादा सूट करती है, इस वजह से मेडिटेशन भी नहीं। लेकिन जब बीच में कुछ साल बहुत लो दिन थे करियर में भी और सब में, तब मैंने फिर वो गीता रहस्य, ज्ञानेश्वरी, तो सब पढ़ने से मुझे लगता है कि सेल्फ लर्निंग ठीक है, किसी और का सुनने का टाइप वाली मैं नहीं हूँ। मेडिटेशन में भी नहीं, तो हमको बचपन में गीता वीता सब 15-16वां अध्याय वगैरह याद करवाया था, वो अभी भी याद है। तो वो दिन में एक आध बार कोशिश करती हूँ मन ही मन में वो करे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कहीं और तरफ। लेकिन मुझे पढ़ने का लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें आप अच्छी लिखी हुई है, संस्कृत में भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, तो सब चीज़ें कहीं से भी। अभी स्टोरीज पढ़ने से ज़्यादा मेरा थोड़ा एसेज वगैरह पढ़ने पे है। स्पीकिंग ट्री जो आता है वो भी ठीक लगता है, 2-4 लाइन ही कुछ ना कुछ आप दिन भर के लिए एक आपको मैसेज मिल जाता है। तो
किसी भी तरीके से खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखो लेकिन एक्सरसाइज से बिल्कुल तुरंत जो भी आपको सूट करती है, मुझे लगता है ब्रेन एकदम दिन भर के लिए डिप्रेशन चला जाता है अब हमें वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम और इस बातचीत को बढ़ाएं, लेकिन जाते जाते जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, चूँकि ये महिला दिवस है, आप हमारी महिलाओं से जो वर्किंग हैं या जो होम मेकर्स हैं, घर संभालती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? स्टूडेंट्स मैं बहुत स्टूडेंट से बात करती रहती हूँ और फ्रेंड्स मुझे लगते हैं उनको भी शायद थोड़ा कुछ हद तक शेयर करते हैं। तो ये मैं बताती, जब काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी लेडीज़ मैंने देखा है ऐसे काम के लिए बहाने नहीं बताते घर के। तो सेम मेरा मैसेज है कि अगर आपका 9 to 5 वर्क टाइम है तो रोज़ के टाइम में 9 to 5 में उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और उसके बाद वाला टाइम है फिर वो घर का है तो उसमें फिर आप प्रायोरिटी घर को दे। ये रूटीन है, लेकिन कभी कभी होता है कुछ सिचुएशन जब घर की डिमांड करती है, तब आपको उतने टाइम पे फिर घर को प्रायोरिटी देनी ही है। और पूरा लाइफ टाइम में लगा कि बच्चों के लिए कोई प्रायोरिटी देनी है, तो मैं कहती हूँ महीना 2 महीने, साल 2 साल अगर आपने बच्चों को, फैमिली को प्रायोरिटी दी, और तब भी कोई लाइफ लॉन्ग में करियर बंद नहीं होता है। आप कभी भी कैचअप कर सकते हैं, स्पेशली आजकल के ज़माने में कि आप जो है वो कहीं पे कैचअप कर ले और फिर से करें। लेकिन अगर एक लकी है हम कि हम बच्चे को, मतलब वुमन होने के कारण हम बच्चे को जन्म दे पाते हैं और हमारी प्रायोरिटी है, तो वो हमारी अभिमान की बात है, वैसे ही जिम्मेदारी भी है। और उसमें फिर प्रायोरिटी अगर बच्चे हो गए तो बच्चों को प्रायोरिटी देनी है। सिर्फ ये है, मैं कहती हूँ कि ये अपना निर्णय होता है। अगर मैंने 2 साल काम नहीं किया बीच में तो मेरा निर्णय था, ये नहीं कि पारिवारिक सदस्य जो है या पति या ससुराल वाले कह रहे कि हमारे यहाँ औरत ने काम करा नहीं चलता इसलिए नहीं करो। ऐसे वो चीज़ें आपको नहीं सुननी चाहिए। वो तो है कि आपका निर्णय, काम करना है करो, नहीं करना है या फैमिली को देके, वो भी अपना निर्णय है। तो जिसको, लेकिन कुछ ना कुछ खुद के लिए, पैसे के लिए नहीं, लेकिन खुद के मन के लिए अपनी चॉइस की चीज़ करे। हफ्ते में कुछ दिन बाहर जाने वाला कोई ना कोई काम करे, ये बहुत ज़रूरी है, तो ताकि अपनी लाइफ बनी रहे। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप वॉलंटियर रिटायरमेंट की तरफ भी ख्वाहिश रख रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी और क्या प्लान्स हैं इसके? अभी तो मैं रिटायर होने के एज में हूँ ही। सोचा कि अब एक समय टाइम आता है कि लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है, सेटिस्फाइड है। और आप जाने से भी अभी यहाँ पे भी ठीक, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा है डिपार्टमेंट, तो वो भी ठीक चल रहा है। और फिर हो सकता है मैं यहाँ का के अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ और करूँ, तो ऐसा सब मुझे लगा कि सही समय है, तो मैंने सोचा और सरकार ने मान्य कर लिया। तो ताकि फिर कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव काम और ये सब बहुत होते हैं, तो हो सकता है मैं फिर दूसरी जगह थोड़ा खुद के लिए ज़्यादा समय दे पाऊँ। और मुझे जो इम्पोर्टेंट पेशेंट वाले काम तो करना चाहती हूँ, और जहाँ भी जाऊँगी तो ऐसा लगता है कि मैं पेशेंट्स के काम, लेकिन और पढ़ाने के भी काम करना चाहूँगी। यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की एक सेक्शन एडिटर हूँ, हमारा खुद का भी एक जर्नल है। तो काम इस टाइप के है, लेकिन थोड़ा सा टाइम वो अलग बदल दूँ, और फिर हो सकता है जैसे आपने कहा मी टाइम, तो मुझे लगा कि सही समय है कि अब और ओल्ड हो जाए और आप नहीं कर पाए, तब तक आई कैन गिव मोर टाइम टू माय प्रायोरिटीज, सम अदर प्रायोरिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा करने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाब हो और लोग आपसे फैज़याब हो, इस शुभकामना के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।